Good morning, dear students. This is class 8 Social Studies, Part History, chapter number 20. That's chapter name India after Independence. Okay, students, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ तो उसके सामने क्या क्या प्रॉब्लम थी. Okay, the first topic is here a new and divided nation. Okay, आज हम लोग इसमें समझेंगे. When India became independent in August 1947, India faced a series of very great challenges. आपको पता होगा कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो भारत देश के सामने बहुत बड़ी समस्या थी. वो समस्या क्या थी इसे हम लोग समझेंगे. एज अ रिजल्ट ऑफ द पार्टीशन 8 million refugees had come into the country from the what was now Pakistan, जिसे आज हम लोग पाकिस्तान के नाम से जानते हैं. लगभग 8 मिलियन यानी 8 मिलियन लोग भारत के अंदर आए थे. दिस पीपल हैड टू बी द फाउंड होम्स एंड जॉब्स. आज जब लोग रिफ्यूजीज भारत के अंदर आए, रिफ्यूजीज में होता शरणार्थी, जब भारत देश के अंदर आए तो सबसे बड़ी समस्या थी कि उनके पास होम घर नहीं थे, ना जॉब थे. और अभी हमारा देश क्या हुआ था, नया ही था. ओके, then there was the problem was the princely state, almost 500 of them, each ruled by the Maharaj or the Nawab. पता होगा आपको कि जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था उसके पहले हमारे देश में स्टेट प्रिंसली स्टेट होती थी, या तो कुछ उसमें से या नवाब लोग उसको रन करते थे या तो महाराजा लोग उसको रन करते थे. हमारे देश के अंदर सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि इन स्टेट को कैसे मिलाया जाए. लगभग 565 स्टेट्स थी जो राजा महाराजा को चलाते थे. ओके, each of whom had to be the persuaded to join up the new nation. One, the problems of the refugees and the princely state had addressed it immediately. In the longer term, the new nation had to adopt a political system that would the best serve the hopes, the expectation of its populations. मतलब भारत देश के सामने सबसे बड़ी समस्या ये भी थी कि 565 रियासतों को अपने साथ कैसे लाया जाए, और सबसे बड़ी समस्या ये भी थी भारत देश के सामने जो रिफ्यूजीज जो आए हैं उनको घर कैसे दिया जाए, उनको जॉब्स कैसे दिया जाए. सबसे बड़ी समस्या ये थी. Okay, now figure 1,000 are gathered on the occasions of the flag hosting ceremony of the Red Fort on 15 August 1947. आपको पता होगा 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय फ्लैग होस्टिंग हो रही थी. तो उस समय आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ वहाँ पर थी. ओके, एंड नेक्स्ट इज हियर. And next is here, India population in 1947 was large, almost 345 million. It was also divided. There were the divisions between the higher caste and the lower caste. Okay, आपको पता होगा कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ सिंस 1947 में बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ पे जनसंख्या थी, क्योंकि कुछ रिफ्यूजीज तो पाकिस्तान से आ गए थे. अब उस समय भारत देश की जो संख्या थी वो 345 मिलियंस थी. ओके, इट वाज आल्सो डिवाइडेड. इसके साथ ही साथ जो हमारे देश के अंदर हिंदू मुस्लिम और ऊंची नीची जाति के लोग इसमें क्या थे, बटे हुए थे. ये भी सबसे बड़ी समस्या थी. देयर वर द डिवीजन बिटवीन द हाई कास्ट एंड द लो कास्ट. इसके साथ जो छोटी जाति और नीची जाति के लोग भी बटे थे, जैसा कि मैंने आपको बताया. एंड between the majority of Hindu community and Indians who practice the other faiths. आपको पता होगा कि जो हिंदू होते हैं उनकी जो रिचुअल जो चीज़ें होती हैं यानी धार्मिक जो चीज़ें होती हैं हर हिंदुओं की अलग अलग हो सकती हैं. लेकिन भारत के अंदर जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन में थे, जो मेजोरिटी में थे, वो कौन थे, हिंदू सबसे ज़्यादा हमारे देश के अंदर उस समय बहुत ज़्यादा थे. ओके, Hindu community and the Indians who practice the other faith, the citizen of this vast land spoke the many different languages. आपको पता होगा कि इतने बड़े देश के अंदर जो लैंग्वेज होती थी हर डिफरेंट थी. हर जगह क्या थी, हर स्टेट के अंदर डिफरेंट थी. तो भारत देश के सामने सबसे बड़ी समस्या ये भी थी कि हम सबको एक साथ कैसे लाएं.
ओके। जब डिफरेंट लैंग्वेज थी तो अब देखिए क्या हुआ। सो द सिटीजन ऑफ दिस वाज द लैंड स्पोक द मेनी डिफरेंट लैंग्वेजेस, रोड मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्रेस, एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। मतलब उनकी जो लैंग्वेज थे वो क्या थे, वो तो अलग थे ही, लेकिन उनके कपड़े पहनने के तरीके जो होते थे वो भी अलग थे, उनके खाने के तरीके भी अलग थे, उनके काम करने के अलग तरीके भी थे। अलग अलग जो लोग थे उनके अलग अलग तरीके थे। लेकिन भारत के सामने क्या समस्या थी, हाउ कुड बी दे द मेटा तो लिव टुगेदर इन वन नेशन स्टेट। आखिर हम कैसे इन लोगों को एक साथ लाएं, ये बहुत बड़ी समस्या हमारे देश के सामने थी। And next is here, to the problem of unity was added the problem development। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, यूनिटी के साथ साथ डेवलपमेंट की भी समस्या थी भारत के अंदर। एट इंडिपेंडेंस द फास्ट मेजोरिटी ऑफ इंडियंस लिव्ड इन द विलेज। आपको पता होगा कि बहुत बड़ी जनसंख्या कहाँ रहती थी, वो विलेज के अंदर रहती थी। फार्मर्स एंड द पीजेंट्स डिपेंड ऑन द मानसून फॉर देयर सर्वाइवल। मतलब जो फार्मर्स जो होते थे, जो पीजेंट्स होते थे, फार्मर्स में होता है किसान, पीजेंट्स में होता है काश्तकार, वो डिपेंड किस पे होते थे, मानसून पे। ओके। सो डिड द नॉन फार्म सेक्टर द रूरल इकोनॉमी फॉर इफ द क्रॉप्स फेल्ड। अगर क्रॉप्स क्या होती है, फेल हो जाती थी, तो बार्बर, कारपेंटर, वेवर्स एंड अदर सर्विस ग्रुप पे क्या होते थे, इस पे इफेक्ट पड़ता था, क्योंकि वो एक दूसरे पे क्या होते थे, डिपेंड होते थे। ओके। ये तो हो गया कंट्री साइड का। अगर हम बात करें वहाँ की, सिटी की, दस द सिटी फैक्ट्री वर्कर्स लिव इन द क्राउडेड स्लम। आपको पता होगा कि जो फैक्ट्री होती थी वो हमेशा कहाँ होती थी, सिटीज़ में होती थी। तो वहाँ बड़े पैमाने पर लोग रहते थे, क्राउडेड स्लम यानी भीड़ बहुत ज़्यादा होती थी। लिटिल एक्सेस द एजुकेशन हेल्थ केयर, वहाँ पर जो एजुकेशन की और हेल्थ की समस्याएं बनी होती थी। क्लियरली द न्यू नेशन हैड लेफ्ट द मासेस द पॉवर्टी बाय इंक्रीजिंग डे बाय डे। मतलब क्या था कि उस समय जो ये साफ देखा गया कि उनकी जो पूर्ति नहीं हो पा रही, उससे क्या हो रही थी, पॉवर्टी क्या हो रही थी, दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही थी। अब भारत देश के सामने सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि इन लोगों को घर कैसे दिया जाए, इन लोगों को जॉब कैसे दिया जाए। भारत देश के सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी। ओके। And next is here, a constitution is written between December 1946 and November 1949। मतलब 1946 से लेकर के 1949 तक हमारे देश के संविधान बनने में समय लगे। ओके। सम 300 इंडियंस हैड द सीरीज ऑफ मीटिंग ऑन द कंट्री पॉलिटिकल फ्यूचर। भारत देश के अंदर लगभग 300 ज़्यादा जो इंडियंस लीडर थे उसमें से पार्टिसिपेट किए हैं। द मीटिंग ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वेयर हेल्ड ऑन न्यू दिल्ली। आपको पता होगा जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी वो कहाँ पर थी, न्यू दिल्ली में थी। बट द पार्टिसिपेंट्स केम फ्रॉम द ऑल ओवर इंडिया। आपको पता होगा जो पार्टिसिपेंट थे वो ऑल ओवर इंडिया से थे, फ्रॉम द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। उनकी जो पॉलिटिकल पार्टीज थी वो क्या थी, अलग अलग थी। ओके। This decision to result in the framing of the Indian Constitution, which was adopted on 26 जनवरी 1950। काफ़ी लंबा संघर्ष करने के बाद, वाद विवाद करने के बाद आखिरकार 26 जनवरी 1950 को हमारे देश के संविधान को अपना लिया गया। ओके। ओके। एंड what is meaning of franchises? It's mean the right to vote. Okay. And second is here, one of future of the constitution was the adoption of the universal adult franchises. All India above the age of 21st would be allowed to vote in the state and the national elections। आपको पता होगा कि इस समय जिसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 18 ईयर्स से ऊपर हो या 18 ईयर्स हो तो वोट देने का अधिकार होगा। इट्स मीन राइट टू वोट। बट जब हमारे संविधान जब बन रहे थे तो इसमें ये कहा कि जिसकी उम्र कितनी होगी, 21st ईयर यानी कि 21 साल की होगी, वो लोग वोट दे सकते हैं। लेकिन 1989 के अमेंडमेंट में ये संशोधन किया गया, जिसकी उम्र कितनी होगी, 18 वर्ष होगी, वो अब वोट देने का अधिकार उसे हो गया। ओके। तो स्टार्टिंग में कितना रखा गया था, 21st। ओके, यानी 21 साल रखा गया था। ओके।
This was a revolutionary step for the never before the had Indians been allowed to choose their own leaders. आपको पता होगा जब भारत देश के अंदर जब ब्रिटिशर्स होते थे तो उनके पास ये राइट ही नहीं होता था कि वो अपने लीडर्स को चूज कर पाए. इन द अदर कंट्रीज वी टॉक अबाउट द अदर कंट्रीज. अगर हम दूसरी कंट्रीज की बात करें सच एज द यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट, मतलब यूनाइटेड किंगडम यूनाइटेड स्टेट की बात करें तो अगर वहाँ की हिस्ट्री से अगर हम कंपेयर करें इंडिया की तो दिस राइट हैड बीन द ग्रांटेड द स्टेट द फर्स्ट ओनली द मैन ऑफ द प्रॉपर्टी हैड टू द वोट. मतलब जिसके पास क्या होता था, प्रॉपर्टी होती थी, जिसके पास प्रॉपर्टी होती थी उसे वोट देने का अधिकार होता था. आप इससे कंपेयर करेंगे इंडिया से. ओके, लेकिन बाद में देन मैन द वेल एजुकेटेड विल आल्सो द एडेड ऑन. अब इसके बाद ये यूनाइटेड किंगडम यूनाइटेड स्टेट में ये देखा गया कि जो लोग एजुकेटेड पर्सन हो प्लस जिसके पास प्रॉपर्टी हो वो लोग क्या दे सकते थे, वोट दे सकते थे. ओके, एंड लास्ट में किसको जोड़ा गया, एंड लास्ट में जोड़ा गया वर्किंग क्लास मैन गॉट तो ओनली द आफ्टर लॉन्ग स्ट्रगल. काफ़ी संघर्ष करने के बाद वहाँ के जो वर्किंग क्लास के लोग थे उन्हें क्या दिया गया, वोट देने का अधिकार मिला. ओके, एंड फाइनली आफ्टर द British struggle for their own, American and British women were the granted to the vote. मतलब काफ़ी संघर्ष करने के बाद जो ब्रिटिशर्स होते थे, अमेरिकन होते थे, वहाँ की औरतों को वोट देने का अधिकार मिल गया. अगर हम बात करें इंडिया की, ऑन दी अदर हैंड सो आफ्टर द इंडिपेंडेंस इंडिया, अगर जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ तो ये नहीं कहा गया कि जिसके पास प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होगी उसी को वोट देने का अधिकार होगा, जो लोग एजुकेटेड पर्सन हो उन्हीं को वोट देने का अधिकार होगा. नहीं, ऐसा नहीं किया गया. इंडिपेंडेंस इंडिया चूज द क्राउन ऑफ दिस राइट टू ऑल इट्स सिटीजन्स. मतलब ये कहा गया है कि जो लोग भारत देश के नागरिक होंगे उन्हें राइट टू वोट देने का अधिकार होगा. ओके, दिस इज फर्स्ट फीचर ऑफ our constitution, and second is here you can see students, a second feature of the constitution was the granted equality before the law to all citizen. अब हमारे देश के अंदर ये सबसे बड़ी समस्या ये थी कि कानून किसके लिए बनाया जाए. तो जब हमारी संविधान सभा बैठी तो उसमें ये देखा गया कि नहीं, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, कानून की नज़र में सब लोग क्या होगा, बराबर होगा. And regardless of their caste or religious affiliation, there were some Indians who wished of the political system a new nation based on the Hindu ideals. आपको पता होगा कि भारत देश के अंदर हिंदुओं की संख्या क्या थी, सबसे ज़्यादा थी. तो वो पाकिस्तान की तरह भारत को भी बनाना चाहते थे. लेकिन दैट द इंडिया इट्स द रन ऑफ द हिंदू स्टेट, क्या भारत देश को हिंदू स्टेट बनाना चाहिए था या नहीं, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके, दे पॉइंटेड आउट द एग्जाम्पल ऑफ पाकिस्तान. जो उस समय के जो हिंदू थे वो कहते थे कि नहीं, हमें अपने भारत देश को हिंदू देश घोषित करना है. Okay, the pointed out the example the Pakistan, the country created the expectly to the protect of the further and interest of the particular religious community. The Muslim, however, the Indian Prime Minister जवाहरलाल नेहरू, मतलब जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि उनकी जो ओपिनियन थी that India could not the most be the become the Hindu Pakistan. मतलब क्या होगा कि भारत एक हिंदू जो होगा, हिंदू मेजोरिटी नहीं होगी बल्कि यहाँ पर क्या होंगे, सब एक बराबर होंगे, सबको एक नज़र से देखा जाएगा. ये भारत देश के प्रधानमंत्री उस समय जो थे जवाहरलाल नेहरू जी, उनका ये ओपिनियन था. लेकिन बिसाइड द मुस्लिम इन आल्सो द हेड, okay, and beside the Muslim, India also had the large population of Sikh and the Christians as well as the many Parsis and the Jains. Under the new constitutions they would have the same right of the Hindus. आपको पता होगा जो राइट हिंदूज को दी गई थी वही राइट्स मुस्लिमों को दी गई, पारसीज को दी गई, और वही राइट क्रिश्चियंस को भी दी गई, क्योंकि हमारे देश के अंदर जितने भी लोग हैं सबको एक नज़र से देखा गया, इसलिए इक्वालिटी बिफोर द लॉ सबके लिए बनाया गया. ओके, एंड आफ्टर दैट the same opportunity when they came to seeking job in the government and the private sector, the same the right before the law. अब इसके साथ ही साथ सिर्फ जॉब प्लस जो लॉ के अंदर सबको क्या रखा था, कानून के समक्ष सबको बराबर रखा गया था. ओके स्टूडेंट्स, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में
और थर्ड फ्यूचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।